हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने देखा था एंथोसिरोस के बारे में कि एंथोसिरोस क्या होता है, कहाँ कहाँ ये पाया जाता है, यानी कि इसकी हमने प्राप्ति स्थल देखी थी, इसका वितरण देखा था कि ये भारत के अंदर और विश्व के अंदर कौन से स्थानों में सबसे ज्यादा पाया जाता है। फिर हमने इसके पादपकाय यानी कि जो पादप की संरचना होती है, सुक्काय होता है, उसके बारे में अध्ययन किया था। फिर इसके बारे में हमने जनरल कैरेक्टर्स के बारे में डिटेल से देखा था। जो हमने लास्ट पॉइंट पढ़ा था कि इसके अंदर जो रंध्र पाए जाते हैं वो सदैव खुले रहते हैं, जो रंध्र होते हैं वो सदैव खुले रहते हैं। प्लस हमने ये देखा था कि इनके रंध्रों के ऊपर नील हरित शैवाल यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी पाई जाती है, नील हरित शैवाल पाए जाते हैं। उन नील हरित शैवालों में सबसे ज्यादा इनके ऊपर पाए जाते हैं नोस्टॉक, नोस्टॉक यानी कि कोई जीव किसी दूसरे जीव के ऊपर रहता है तो वो एक दूसरे के साथ सहज जीवन शो करते हैं, सहज जीवन का संबंध दर्शाते हैं। तो दोनों जीव परस्पर एक दूसरे की सहायता करते हैं, चाहे वो पोषण के लिए हो, चाहे वो आवास स्थान के लिए हो। तो आज हम नोस्टॉक व एंथोसिरोस के रिलेशनशिप यानी कि उनके बीच में जो संबंध पाया जाता है उसके बारे में देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जो नोस्टॉक और एंथोसिरोस है, इनके संबंध के बारे में पूर्णतः 100% क्लियर बात आज तक नहीं हो पाई है कि दोनों एक दूसरे के साथ किस प्रकार का सहज संबंध दर्शाते हैं, लेकिन वैज्ञानिकों ने समय समय के अनुसार इनकी प्राप्ति की है और इन दोनों के रिलेशनशिप को डिफाइन करने की कोशिश की है। तो सबसे पहले हम देखते हैं 1906 में पियर्सन ने बताया था कि जो शैवाल होते हैं यानी कि जो ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं, ये अगर सुक्काय की तुलना में अगर ये ना पाए जाएं, यानी कि हम बात करें एंथोसिरोस के पादप की, जो एंथोसिरोस का पादप है उसके ऊपर अगर सुक्काय ना पाया जाए तो वो अधिक विकसित होता है किसकी तुलना में, उसके ऊपर यदि नील हरित शैवाल पाए जाए। शैवाल युक्त सुक्काय की तुलना में शैवाल रहित सुक्काय उत्तम तथा अधिक विकसित होते हैं। कहने का मतलब ये है कि जिन पादपों के ऊपर, जिन एंथोसिरोस के पादपों के ऊपर नील हरित शैवाल नहीं पाए जाते, सहज जीवन नहीं शो करते, वो पादप अधिक विकसित होते हैं, अधिक उत्तम होते हैं सुक्काय उनका। और जिनके ऊपर ये सहजीवन शो करते हैं यानी कि नील हरित शैवाल पाए जाते हैं एंथोसिरोस के ऊपर, वो कम विकसित होते हैं। उसके बाद 1967 में 1967 में रिजवे नामक वैज्ञानिक आया, उन्होंने प्रयोग किया कि नोस्टॉक रहित एंथोसिरोस यानी कि जिन एंथोसिरोस के ऊपर नोस्टॉक नहीं पाया जाएगा और उनको हम नाइट्रोजन रहित वातावरण में क्या करते हैं, संवर्धन माध्यम देते हैं उनको, यानी कि उनको हम ग्रोथ करने की कोशिश करते हैं, ग्रो करने की कोशिश करते हैं, तो जो सुक्काय होता है वो हमेशा हरित वर्णक रहित यानी कि उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता, उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाएगा। अब ये बात हम जानते हैं कि यदि उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा तो फिर उसका जो रंग होगा वो हरा नहीं होगा, हरे के अलावा यानी कि पीला रंग पाया जाएगा, क्योंकि हमने इसके अंदर नाइट्रोजन रहित वातावरण लिया है, प्लस इसके अंदर क्या था, नोस्टॉक भी नहीं था। अकेला एंथोसिरोस का पादप था जिसके ऊपर नोस्टॉक नहीं रहते थे और उसको नाइट्रोजन रहित वातावरण में संवर्धन माध्यम दिया गया, तो जो उसका सुक्काय था वो हल्के पीले रंग का था, हरा रंग उसमें नहीं पाया गया। तो इस बात से ये स्पष्ट होती है बात कि जो नोस्टॉक है वो क्या करते हैं, एंथोसिरोस में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने का काम करते हैं। अगला जो वैज्ञानिक था 1977 में आया, वो थे रोजर्स व स्टीवर्ट ने। रोजर्स व स्टीवर्ट ने क्या कहा, नोस्टॉक व एंथोसिरोस एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। ये दोनों घटक होते हैं, जो दोनों घटक एक दूसरे को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाभ पहुंचाते हैं। अब ये लाभ किस प्रकार हो सकता है, हमने ये बात भी देखा कि जो नोस्टॉक होता है
नॉस्टॉक होता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है, प्लस जो पादप काय होता है यानी कि जो एंथोसिरोस होता है वो पोषण बना के यानी कि भोजन बनाता है और उस भोजन को नॉस्टॉक वहां से ग्रहण करता है, यानी कि नॉस्टॉक एंथोसिरोस से पोषण प्राप्त करेगा, एंथोसिरोस नॉस्टॉक से नाइट्रोजन ग्रहण करेगा जो क्या होती है स्थिर होती है। अब उसके बाद दोनों घटक कार्य की यानी कि इन दोनों घटकों का जो कार्य करने का तरीका है यानी कि जो नॉस्टॉक है और एंथोसिरोस है वो एक दूसरे के कार्य करने के से बिल्कुल डिफरेंट है, डिफरेंट इनकी जातियां हैं, डिफरेंट बॉडी है इनकी, तो ये कार्य भी अलग अलग करते हैं। प्लस जैव रासायनिकी, जैव रासायनिकी का मतलब है बायोकेमिकल्स, जितने भी इनके अंदर एंजाइम्स होते हैं भोजन को पचाने का काम करते हैं या भोजन निर्माण करने का काम करते हैं, तो वो दोनों भी डिफरेंट पाए जाते हैं। तो इस रूप से ये एक दूसरे से रूपांतरित होते हैं और इन दोनों के अंदर उपापचय पदार्थों का भी आदान प्रदान यानी कि इंटरचेंज होता है। जैसे कि यही बात की जो नॉस्टॉक हो वो वातावरण से नाइट्रोजन को ग्रहण करके उसको स्थिर करके यानी कि उसका फिक्सेशन करके ये प्रदान कर देगा एंथोसिरोस को, और एंथोसिरोस जो होगा वो भोजन बना के किसको प्रदान कर देगा नॉस्टॉक को प्रदान कर देगा। तो इस प्रकार ये एक दूसरे के अंदर उपापचय पदार्थों का भी आदान प्रदान होता रहता है। जी बच्चों, अब हम देखेंगे एंथोसिरोस के रिप्रोडक्शन के बारे में। रिप्रोडक्शन यानी कि जनन। जो एंथोसिरोस होता है ये युग्मकोत्पित होने के कारण इसके अंदर दो प्रकार का जनन पाया जाता है। पहला होता है कायिक जनन यानी कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, और दूसरे प्रकार का होता है लैंगिक जनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये दो प्रकार का जनन पाया जाता है एंथोसिरोस के अंदर। सबसे पहले हम देखेंगे कायिक जनन के बारे में। ये बात हमें पता है जो कायिक जनन और लैंगिक जनन, लैंगिक जनन में हमेशा नर युग्मक और मादा युग्मक यानी कि मेल गैमीट और फीमेल गैमीट दोनों गैमीट्स की आवश्यकता पड़ती है। इन दोनों गैमीट्स की फ्यूजन होगा जब तब एक नई युग्मनज बनता है, जाइगोट बनता है, जिसके अंदर नर व मादा दोनों के लक्षण दोनों के कैरेक्टर्स समाहित रहते हैं, अंदर आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कायिक जनन की यानी कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की। तो कायिक जनन बच्चों होता है जो ये मुख्यतः 5 प्रकार का पाया जाता है। सबसे पहले होता है विखंडन यानी कि फ्रेगमेंटेशन। विखंडन से मतलब है जब जो पादप सुकाय होता है वो वृद्ध हो जाता है, तो जो भाग वृद्ध होने के कारण या जो उत्तक होते हैं वो क्षय होने के कारण टूटने लगते हैं, अलग होने लगते हैं, तो वो क्या करते हैं द्विशाखा अलग अलग उनकी शाखाएं बन जाती हैं, जिससे शाखाएं बनने के बाद फिर वो एक नया स्वतंत्र पादप बना लेता है। यानी कि जब एंथोसिरोस का जो पादप सुकाय है इसके अंदर प्रगामी मरण व क्षय, जब भी कोई उत्तक वृद्ध हो जाते हैं या फिर उत्तक क्षय हो जाते हैं, जब नष्ट होने लगते हैं, तब ये अलग शाखाओं के रूप में अपना निर्माण कर लेते हैं और धीरे धीरे फिर उस पादप यानी कि अपनी मुख्य पादप भाग से क्या होते हैं अलग हो जाते हैं और नया पादप सुकाय का निर्माण कर लेते हैं। अब जो दूसरे प्रकार का जनन पाया जाता है जेमा या इसे गेमा भी कह सकते हैं। जो जेमा होता है, जेमा का निर्माण होता है, अब जैसे हम बात करें जो जेमा होती हैं वो अंदर क्या होती हैं, जैसे पादप सुकाय है तो इसके अंदर जो संरचनाएं होती हैं वो फूलने लग जाती हैं, तो जिससे वो हम इन फूली हुई संरचना को जेमा कहते हैं। और ये जेमा क्या होंगी इन पादप से यानी कि जो अपना पुराना पादप है जो मूल पादप है उससे अलग हो जाएंगी और उससे अलग होने के बाद ये क्या करेंगी नया पादप बना लेंगी।
तो इस प्रकार ये जेमा से निर्माण होता है। तीसरा जो प्रकार का जन्म होता है वो होता है कंद से। कंद यानी कि ट्यूबर्स भी बोलते हैं इसको, ट्यूबर्स। जो कंद होती हैं वो प्रतिकूल वातावरण में, यानी कि हमें ये बात पता है, कल लास्ट क्लास में हमने देखा था जो एंथोसिरोस का पादप होता है वो हमेशा नम व छायादार स्थानों में रहना पसंद करता है। लेकिन कई बार ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि ये छायादार यानी कि जो ठंडा वातावरण, शीत वातावरण होता है, शीतोष्ण वातावरण, वो वातावरण बदल जाता है। कई बार परिस्थितियां बदल जाने के कारण प्रतिकूल परिस्थितियां बन जाती हैं। तो उस प्रतिकूल परिस्थितियों में, उस प्रतिकूल वातावरण के अंदर इस पादप के अंदर क्या होती है, संरचनाएं जब फूलने लग जाती हैं तो उनको बोलते हैं कंद। जब अनुकूल वातावरण के अंदर कोई संरचना फूलेगी तो वो कहलाएगी गेमा या जेमा। अनुकूल वातावरण में जब संरचनाएं फूलेंगी तो उसको गेमा या जेमा कहेंगे। लेकिन जब यही काम प्रतिकूल वातावरण के अंदर होगा तब उसको कंद बोलेंगे। इन दोनों में ये बेसिक डिफरेंस है। जब ये प्रतिकूल परिस्थितियां होंगी तब पादप के अंदर, पादप सुकाय के अंदर संरचनाएं फूलने लग जाएंगी। फूलने के कारण फिर ये क्या होगी, अलग हो जाएंगी। और इन संरचनाओं के अंदर क्या रहता है, स्टार्च, तेल आदि क्या रहता है, संचित रहता है। और इनके अंदर एक विशेष गुण पाया जाता है जो कहलाता है सुप्तावस्था, सुप्तावस्था का गुण या रेस्ट स्टेज भी बोलते हैं इसको। इन कंद के अंदर ये गुण पाया जाता है मुख्यतः। क्यों? क्योंकि इनके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है अपने पादप सुकाय का, यानी कि एंथोसिरोस का। तो ये अपने अंदर इस जेनेटिक मटेरियल यानी कि आनुवंशिक जो मटेरियल पदार्थ होते हैं उनको अपने अंदर समाहित करके रखते हैं और उनको सुरक्षित रखते हैं। तथा इनके अंदर स्टार्च, तेल आदि पोषक पदार्थ अच्छी मात्रा में होते हैं, जिससे ये पोषक पदार्थ प्राप्त करते रहते हैं, अपना पोषण करते रहते हैं। और जब अनुकूल परिस्थितियां आती हैं, अनुकूल वातावरण आता है तो ये नया पादप बना लेते हैं, नया पादप सुकाय बना लेते हैं। तो इस प्रकार ये कंद कार्य करते हैं। कंद कायिक जनन का एक हिस्सा होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं चिर लग्न वृद्धि शीर्ष। चिर लग्न का मतलब होता है लंबे समय तक, लंबे समय तक लगे रहना, साथ लगे रहना भी कह सकते हैं। वृद्धि शीर्ष का मतलब होता है जो टॉप पॉइंट होगा यहाँ पे, उसकी बात करेंगे हम। तो जब शुष्क परिस्थितियां, वही बात कि जब प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं तो इसके अंदर क्या होता है, कई बार संरचनाएं फूलते नहीं है। एंथोसिरोस की कई ऐसी जातियां पाई जाती हैं जिसके अंदर जो शीर्ष भाग होता है केवल वही जिंदा रहता है, जीवित रहता है, और बाकी सारा भाग होता है वो मृत हो जाता है। तो जो शुष्क स्थिति के में केवल कायिक भाग जीवित रहता है, शीर्ष भाग चिर लग्न, जो शीर्ष भाग होगा ये लंबे समय तक जीवित रहता है तथा अपने अंदर आनुवंशिक पदार्थों को, जेनेटिक मटेरियल को अपने अंदर स्टोर रखता है। और जब वातावरण अनुकूल आता है, अनुकूल परिस्थितियां आती हैं तो ये फिर एक नए पादप में परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार ये कायिक जनन करता है चिर लग्न वृद्धिशीर्ष। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, अपबीजाणुता। अपबीजाणुता का मतलब होता है जब बीजाणु जनक की कायिक कोशिकाओं से, बीजाणु जनक की कायिक कोशिकाओं से यानी कि वेजिटेटिव सेल्स से युग्मकोत्पीड का निर्माण हो जाए तो वो कहलाता है अपबीजाणुता, अपबीजाणुता। और जब भी अपबीजाणुता के द्वारा एंथोसिरोस के नए पादप का निर्माण होगा तो वो हमेशा द्विगुणित यानी कि डिप्लॉइड होगा, डिप्लॉइड होगा यानी कि द्विगुणित सुकाय का निर्माण करेगा। अब वापस से रिपीट करते हैं। एंथोसिरोस के अंदर जनन होता है मुख्यतः दो प्रकार से होता है। पहला होता है कायिक जनन और दूसरा होता है लैंगिक जनन। सबसे पहले हम कायिक जनन की बात करेंगे। कायिक जनन के अंदर विखंडन विधि पाई जाती है यानी कि फ्रेगमेंटेशन पाया जाता है। यानी कि जब कोई पादप सुकाई मृत होने लगता है या उसके जो भाग या तक मृत और क्षय होने लगते हैं तब वो एक अपनी नई शाखाएं निर्माण कर लेते हैं और वो शाखाएं धीरे धीरे उस मूल पादप से अलग होने लग जाती हैं और अलग होकर ये एक नए पादप सुकाय का निर्माण कर लेती हैं। फिर हम बात करें जेमा की, तो जेमा क्या होता है, इसके अंदर संरचनाएं फूलने लगती हैं अनुकूल परिस्थितियों के अंदर। अनुकूल परिस्थितियों के अंदर जब पादप सुकाय के भाग फूलने लग जाएगा तो वो जेमा का निर्माण करता है। जेमा पृथक होकर इसी प्रकार एक नया पादप का निर्माण करता है, पादप नया बन जाएगा।
फिर हम कंद की बात करें, अनुकूल परिस्थितियों में तो बनेगी जेमा, और कंद बनेगी प्रतिकूल परिस्थितियों में, यानी कि प्रतिकूल वातावरण के अंदर पादप सुकाई की संरचनाएं फूलने लग जाती हैं और वो फूली हुई संरचनाएं कंद कहलाती हैं। और ये इनके अंदर स्टार्च, तेल आदि क्या रहते हैं, पोषक पदार्थ सभी समाहित रहते हैं, जिससे ये लंबे समय तक अपने आप को जीवित रख सकते हैं कंद, और जेनेटिक मटेरियल को स्टोर कर सकते हैं। और जब अनुकूल परिस्थितियां, अनुकूल वातावरण यानी कि जब मौसम नम व छायादार और ठंडा हो जाएगा, तब ये नया पादप बना लेंगे। चिर लगन वृद्धि शीर्ष, चिर लगन मतलब लंबे समय तक शीर्ष। प्रतिकूल परिस्थितियों में एंथोसिरोस की कई जातियों के अंदर केवल शीर्ष भाग ही जीवित रह पाता है, बाकी सारा भाग मृत हो जाता है। और ये जीवित भाग काफी लंबे समय तक अपने आप को जीवित रख सकता है, जो शीर्ष भाग यानी कि ऊपर वाला भाग होता है। और जब अनुकूल परिस्थितियां आती हैं, तब ये अपने आप को नए पादप में कन्वर्ट कर लेता है, नए पादप का निर्माण कर लेता है। जो नेक्स्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट हमारा अपबीजाणुता। अपबीजाणुता का मतलब है बीजाणु जनक की इकाई कोशिकाएं यानी कि वेजिटेटिव सेल्स के द्वारा युग्मकोद्भिद का निर्माण होता है, तो वो कहलाता है अपबीजाणुता। और अपबीजाणुता के द्वारा जब नया पादप सुकाई बनेगा, तो वो हमेशा द्विगुणित सुकाई होएगा, यानी कि 2n होगा। ये हमारा हो गया आज कायिक जनन। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे लैंगिक जनन।